मनीष गुप्ता हत्या मामले में बड़ी सफलता, आरोपी इंस्पेक्टर और दरोगा गिरफ्तार, 1-1 लाख रुपए का था इनाम। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने पति के साथ किया ताज का दीदार, कहा बेहद खूबसूरत है ताज। पीएम मोदी के गढ़ से प्रियंका गांधी ने बड़ी हुंकार, कहा बीजेपी की सरकार न्याय दिलाने में असफल। सहारनपुर रैली में अखिलेश का हमला, किसानों को कुचलने वाली सरकार को हटाना होगा, हमारे संघर्ष के बाद दर्ज हुई एफआईआर। लखनऊ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज, 17 लोगों ने भाजपा की सदस्यता की ग्रहण। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैलियों, सम्मेलनों और बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल हुए। इस बैठक के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश स्तर के समस्त पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्राइम टीवी के संवाददाता अश्विनी त्रिपाठी से खास बातचीत की और विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बातें साझा की। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ नहीं, देखिए, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा का बहुत अच्छा गठन है, पूरे निचले स्तर तक है और इसमें सभी संप्रदायों को हम लोगों ने रखा है। हमारा सिख समुदाय भी है, मुस्लिम समुदाय भी है, सिया भी है, सुन्नी भी है, ईसाई भी है, जैन भी है और सब मिलके जो सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक ले जाने का काम कर रहे हैं और बूथ स्तर तक हमारा गठन है। सर, विधानसभा चुनाव करीब है, अल्पसंख्यक मोर्चा ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, जो राष्ट्र का और प्रदेश का सर्वांगीण विकास चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और आज अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में ये सारे प्रस्ताव हुए। सर, आगे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए क्या कुछ नए प्रयास करेगी? क्या किसी के लिए प्रयास नहीं करते, सबको सब भागीदारी देते हैं। आज हमारी सारी संस्थाओं में आप देखोगे सिख भी है, सिंधी भी है, जैन भी है और हमारा मुस्लिम भी है, हम बराबर से अधिकार देते हैं। सर, अखिलेश यादव ने जो है कहा हम विजय यात्रा निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाएंगे, तो ऐसा क्या जो है रहा कि जो जनता? अब देखिए, कोई पराजय यात्रा निकाले या विजय यात्रा निकाले, ये उसका अधिकार है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता के में किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव के मैदान पे है। विकासवाद हमारा मुद्दा है। धन्यवाद। सर, प्रियंका गांधी आज जो है पीएम के संसदीय क्षेत्र में किसान न्याय रैली कर रही हैं। उनका कहना है कि किसान अभी तक भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में किसानों को भारतीय जनता पार्टी कैसे संतुष्ट करेगी? अब 4.5 साल बाद अगर किसी को याद आई है तो ये अच्छी चीज है, लेकिन ये याद केवल 1 महीने तक का, 2 महीने तक का या चुनाव तक न रहे। अगर ये सब याद करते तो आज किसान खुशहाल होता। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसकी आमदनी दोगुनी हो किसान की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसमें हम सफल भी हुए हैं। सर, युवाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कब सम्मेलन करेगी? सबका चल रहा है और युवाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा काम की है, उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। ये हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को अपने साथ में लेकर चल रही है और एक बार फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं सहारनपुर में स्वर्गीय यशपाल चौधरी की 100वीं जयंती समारोह में पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीब लोगों का सिर्फ खून चूस रही है, महंगाई आसमान छू रही है, तो पेट्रोल के दाम भी 100 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है।
लखीमपुर में जो हुआ वो दुनिया में नहीं हुआ होगा। जो किसान हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है, अन्नदाता जिसको कहते हैं, हमारा पेट भरता है, हमें कपड़े पहनने को देता है, और कोरोना के समय में भी किसान ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया, सबसे ज़्यादा रोजगार नौकरी देता है। उसके बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार, कभी आतंकवादी कहना, कभी अपमानित कहना कि मवाली कह देना, और फिर आज जब गाड़ी से कुचल दिया गया हो किसानों को, और जिम्मेदार कौन है? गृह राज्य मंत्री। उनके बेटे पे आरोप है, बेटा तो अब जेल चला गया, लेकिन जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री हैं वो हस्तक्षेप करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के और कार्रवाई को लेकर के। सर योगी जी सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश जी तो 12 बजे सोकर उठते थे, वो क्या मीटिंग करेंगे? वो तो ऑस्ट्रेलिया उन्हें अच्छा लगता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाएं। आप उन्हें आज जिस समय लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, वो टाइम लिख करके भेज देना, तो वो खुद समझ जाएंगे कि हम कितने बजे उठे होंगे। सवाल उठने का उठाने का नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, गन्ने का बकाया भुगतान होगा कि नहीं होगा, नौजवानों को नौकरी रोजगार ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश के सामने संकट इस बात का भी है कि कौन भरोसा करे सरकार पे? कोई गाड़ी से कुचल देगा। अभी तो किसान कुचला है, कानून व्यवस्था कुचली गई है, बाद में हो सकता है ये संविधान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में कई दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों का दामन थामने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अलग अलग पार्टियों से आए 17 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा बनारस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भावना पटेल, आगरा से सुरेश पाल सिंह, बसपा से सुबोध पराशर जैसे कई बड़े 17 नेताओं को सदस्यता दिलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज विभिन्न दलों के कई नेताओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पहुंची भावना पटेल जी अभी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, तो विधानसभा चुनाव करीब है, आप कांग्रेस से कई बार चुनाव भी लड़ी है, तो कितने? देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं? कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और विधानसभा चुनाव करीब है, इतनी इस समय जो है पार्टी का चेंज करना, कांग्रेस में ऐसी क्या चीजें नहीं थी जो भारतीय जनता पार्टी? देखिए कांग्रेस में बूथ स्तर पे कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास विजन नहीं है कि किस ढंग से हम काम करें आगे देश के लिए, क्या कुछ नीति उनके पास नहीं है। वो ठीक है, वो रैली कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सोच उस टाइप की नहीं है। देखिए बीजेपी ने पहले सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे हिट करी थी, जो सीधी बात में अपने जो मेरी आत्मा की आवाज़ थी, वो धारा 370 हटाना, ये किसी के बस की बात नहीं थी। इतने सालों में किसी ने सोचा भी नहीं हो कि हम ये काम कर सकते हैं, वो किया। फिर हर घर जल योजना जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि गांव में हर जगह जल, शुद्ध जल जाए, ये भी सोच बहुत बड़ी सोच है। दूसरी बात कि महिला शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और एलपीजी सिलेंडर्स आप देख रहे हैं घर घर पहुंचाना, और पूरे देश में कहीं भी जहां भी हमारी सरकार है वहां पे आप विकास काम देख लीजिए, जो 5 साल में कभी भी नहीं हुआ था वो हुआ है। बनारस में हर रोड, सड़क, सब कुछ आप देख लीजिए। यहाँ तक कि छोटी छोटी पतली पतली गलियां जहाँ पे हमेशा गंदगी रहती थी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। वहाँ पे 80 घाट है, उसको देख लीजिए। पहले लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, आज की डेट में वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, शाम को बैठने जाते हैं, टहलने जाते हैं। तो ये मतलब बहुत ही पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र में आज प्रियंका गांधी जो है किसान न्याय रैली कर रही हैं। लगातार जनता के टच में है प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव से पहले, तो क्या लगता है कितना ज्यादा जो है असर इसका विधानसभा चुनाव पर? कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, आप इसको देख लीजिएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रियंका जी के पास, या को नहीं कह रही हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी के पास ही, प्रियंका जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, किसी के पास कोई विजन नहीं है काम करने के लिए। जो विजन, जो सोच कि हमें आगे क्या करना है, देश के लिए कैसे काम करना है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनके पास नहीं। उनके पास बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक तो है नहीं, ये तो छोड़ दीजिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी है इस बार? देखिए मैं पार्टी में आई हूँ, पार्टी के लिए काम करूंगी। पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो हमको तय करेंगे कि मतलब मेरा उपयोग कहाँ ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, जैसा वो समझेंगे। मैं पार्टी के लिए काम करने आई हूँ सिर्फ।
और कुछ नहीं। ये हमारे साथ बात करने के लिए भावना पटेल जी थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी व जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आगे भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता या पार्टी का नेतृत्व तो कहता है कि वो चुनाव लड़े तभी वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और इसी को लेकर भाजपा के मंत्रियों ने चुनावी मैदान में अब दौड़ लगानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अयोध्या पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अयोध्या की सभी सीटों पर भाजपा ही विजयी होने वाली है और फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आएगी। आगे उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव को लेकर हमारा प्रवास कार्यक्रम अयोध्या से शुरू हो गया है। इसी के मद्देनजर पार्टी के पदाधिकारियों ने चुनाव समिति के लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और बसपा ने प्रदेश का सिर्फ नुकसान किया है। हमारे जिला प्रवास आज अयोध्या से शुरू हो गई है। सभी के साथ हम बात कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता लोगों के साथ, हमारे जिला कमेटी, हमारा मोर्चे, प्रकोष्ठ एंड वो तो चुनाव प्रबंधन समिति, सभी के साथ हम बात कर रहे हैं। इधर माहौल है अयोध्या में 5 के 5 विधायक हम फिर जीतेंगे, योगी जी का सरकार वापस लाएंगे, ऐसा माहौल बना है। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में योगी जी साथ मिलके काम कर रहे हैं, राम लक्ष्मण जैसे काम कर रहे हैं। एक विकास का राज चल रहा है। मोदी जी 2014 का इलेक्शन के बाद बताए थे ये यूपीए क्या क्या गलत किया है, इसका ठीक करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। ऐसे ही इधर भी चल रहा है। सपा, एसपी एंड बीएसपी मिलके यूपी को बहुत नुकसान किया। उसका भ्रष्टाचार, उसका जातिवाद पॉलिटिक्स, इसी से उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रम, विकास का गति बहुत बहुत कमजोर रही। इसीलिए अभी योगी जी का नेतृत्व में एक विकास का सरकार चल रहा है, भ्रष्टाचार रहित। वहीं आगरा में राष्ट्रीय लोकदल के न्याय यात्रा के समापन में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, लेकिन न्याय यात्रा समापन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी वहां नहीं पहुंच पाए। वहीं पार्टी की तरफ से एक नेता उसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय लोकदल मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया ने लखीमपुर कांड सहित कई मुद्दों पर लेकर बातचीत की। प्रशांत कनौजिया ने भाजपा पर तीखे हमले भी बोले। इस दौरान प्रशांत कनौजिया ने सरकार को लेकर विवादित बयान भी दिया। उनके विवादित बयान का जमकर विरोध फिलहाल किया जा रहा है। भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के तहत 180 करोड़ की लागत से अयोध्या धाम की विद्युत व्यवस्था अब सुधरने जा रही है। इसी बीच अयोध्या धाम में अंडरग्राउंड केबल के द्वितीय चरण का कार्य शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के अंडरग्राउंड केबल के कार्य का भूमि पूजन आज किया गया। इस भूमि पूजन का सांसद लल्लू सिंह, अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौजूदगी में ये शुभारंभ किया गया है। दरअसल 180 करोड़ की लागत से बिजली के तार अंडरग्राउंड किए जाएंगे। दूसरे चरण के अंडरग्राउंड लाइन में क्वालिटी और मटेरियल की गुणवत्ता पर प्राथमिकता रहेगी। भारत सरकार की आईपीडीएस की 180 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है और पूरे अयोध्या में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बिछाने का काम है, जो आज से शुरू हो जाएगा और जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। अभी और भी प्रोजेक्ट बन के जा रहा है। पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो नए गांव लिए गए उसमें भी आईपीडीएस से इस योजना की 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत होगा और 1 साल के अंदर पूरे अयोध्या नगर निगम में अंडरग्राउंड विद्युतीकरण हो। अयोध्या क्षेत्र में
जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम है ये IPDS भारत सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत कराया जा रहा है और ये अभी 180 करोड़ का काम L&T मेसर्स L&T के द्वारा किया जा रहा है और ये 2 साल में पूरा काम कंप्लीट होना है। लेकिन इसमें जो PWD के प्रायोरिटी वाली सड़कें हैं 6 सड़कें उन्होंने बताई। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां अपने दांव पेच लगा रही हैं, वहीं मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए AIMIM भी आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में बलरामपुर जनपद में सादुल्लाह नगर में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी पहुंचे हुए थे। जहां पहुंचते ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ का मुस्लिम सबसे ज्यादा अनपढ़ है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान के बच्चे ही ग्रेजुएट बन सके हैं। लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों को गाड़ी से उनको रोन दिया गया, गाड़ी से उनको रोन दिया गया। बेटा अपनी गाड़ी से 5 किसानों को 4 किसानों को मार देता है। एक उसमें हमारे सहाफी भी है कश्यप साहब, उनकी भी मौत हो जाती है। अब आप ये देखिए कि अजय मिश्रा मंत्री हैं, कहते हैं कि हाँ वो जो जीप गाड़ी थी मेरी थी, वो जीप गाड़ी थी मेरी थी। एक पहला पॉइंट ये, उनका बेटा कहता है। वहीं हमीरपुर जिले के राज कस्बा निवासी राजनारायण बुधौलिया और रज्जू महाराज के राजनीतिक जीवन पर विराम लग गया। अचानक देर रात हार्ट अटैक पड़ने से उनके असमय निधन हो गया। पूर्व सांसद राजनारायण बुधौलिया ने राजनीतिक जीवन में बसपा से महोबा सदर के विधायक चुने गए थे। सपा ज्वाइन करने के बाद हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने और अंतिम दौर में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में धाक जमाने वाले पूर्व सांसद के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लेह लद्दाख में रेड ईगल डिवीजन में तैनात सेना के जवान की गश्त के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में लड़ते हुए जवान शहीद हो गया, जिसका पार्थिव शरीर आज गांव पहुंचा। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और भारत माता के जयकारे लगे। शहीद जवान के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी सहित हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जहां युवाओं के अंदर दुश्मन के प्रति आक्रोश देखा गया, जहां युवाओं ने प्रधानमंत्री से दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। मैं तो इतना चाहती, मैंने दोनों बच्चों को नौकरी दिला दिया। जब वो बोलते थे मैं फौज में बच्चों को करूंगा, मेरा बड़ा बेटा बोल रहा है मैं पापा की जगह लेना चाहता हूँ। ये शहीद हुए हैं और इन्हें सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि घर के परिवार के एक लोगों को नौकरी मिलेगी और 50 लाख रुपया इन्हें मिलना है। इसमें 35 लाख रुपया उनकी पत्नी को मिला है और माता पिता को 15 लाख रुपया मिला। गांव में इनके जहाँ पे हो रहा है उस जगह पर उनका समाधि स्थल बनाया जाएगा और उसे भी पूरी तरह से अच्छे से शान के साथ बनाया जाएगा। ये हमारे लिए बड़ी। वहीं मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां केडी मेडिकल कॉलेज के समीप नेशनल हाईवे 2 पर एक कार तथा किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। आपको बता दें कि कार सवार 2 महिलाएं, एक पुरुष और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया गया कि कार में सवार चालक को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर पास ही में खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे यह हादसा हुआ। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 4 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज रात थाना छाता क्षेत्र अंतर्गत केडी चौकी के निकट गुड़गांव से रायबरेली जाने वाले एक स्विफ्ट डिजायर कार के चालक द्वारा पास में खड़े ट्रक में नींद के कारण वाहन को टकरा दिया गया, जिससे स्विफ्ट में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई एवं 4 घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है एवं 100 का PM कराने हेतु विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई। वहीं सीतापुर में पुरानी रंजिश के कारण महिला को गोली मार दी गई। बता दें कि महबूबाबाद कोतवाली के बम्भौरी में बुजुर्ग महिला हर रोज की तरह अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे सो रही थी, तभी किसी ने रात में उन्हें गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच करी जा रही है।
और वो यहाँ पे लेटी हुई थी रात शाम को, और मेरे चाचा कोई लोग थे नहीं यहाँ पर, और फिर वो लेटी थी। फिर रात में अचानक से हल्ला हुआ, तो जब हम लोग वहाँ से आए तो देखा यहाँ पर दादी की मेरी गोली मार दी गई। फिर उसके बाद दादी से मैंने पूछा कौन थे मारने वाले, कोई बता सकती हो आप? तो उन्होंने लोगों ने, दादी ने मेरे गांव में पीढ़ी लाल का नाम लिया कि उन्हीं लोगों ने मेरे को मरवाया है। और फिर उसके बाद में फिर सब के सारे गांव लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारी भीड़ लग गई वहाँ पर। हम नहीं कह रहे कि किसी को फंसा देने के लिए, जब मेरी दादी की गोली लगी है तो खुद बता रही हैं, तो इससे आगे मैं क्या कहूँ सर। वहीं जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरावली के जैन समाज की 15 वर्षीय बिटिया समीक्षा जैन पुत्री कुलदीप जैन ने अपने विद्यालय सेंट थॉमस के शिक्षक और अपने माता पिता के मार्गदर्शन में द फ्लाइट फ्रॉम अर्थ टू ईथर नाम की पुस्तक लिखकर एक इतिहास लिख दिया है, जिसकी प्रतिभा को देखते हुए विद्यालय द्वारा उसको प्रकाशित कराकर पुस्तक का विमोचन किया गया। समीक्षा जैन की पुस्तक युवाओं को जमीन से लेकर आसमान तक की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है। विमोचन के बाद समीक्षा को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। समीक्षा ने बताया कि उसने इस पुस्तक को 2 साल पहले लिखना शुरू किया था, लेकिन कोरोना काल के चलते ये किताब पब्लिश नहीं हो पाई थी। वाकई बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, गर्व महसूस कर रही हूँ, और ये मेरी खुशी का बहुत बड़ा पल है कि मैं अपने इस प्रयास द्वारा अपने शिक्षकों को, अपने माता पिता को, अपने समाज को खुशी दे पाई, उनको गर्व महसूस करा पाई, इसलिए ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, और उसके बाद मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने विद्यालय को देना चाहूँगी, जिसने अपने विद्यालय सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनपुरी को देना चाहूँगी, जिन्होंने इस बुक को प्रकाशित करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका जज्बा उठाया। तो मैं अपने प्रधानाचार्य, अपने सारे शिक्षकगण को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे क्षमता को समझा और इसको प्रकाशित किया। मुझे आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, और ख़ासकर बेटों से बढ़ कर के बेटियां हैं मेरे जीवन में। मेरी 4 बेटियां हैं, लेकिन मेरी बेटियां मुझे कभी भी कहने में वो नहीं लगता है कि मेरी 4 बेटियां, मुझे खुशी होती है इस बात के लिए। इसलिए मैं समाज को यही कहना चाहूँगी, कभी भी बेटा बेटी को किसी भी तराजू में ना तोलें। बेटियां भी इतना ही मुकाम हासिल कर सकती हैं जितनी बेटे, और मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व है और हमेशा होता रहेगा। और यही कहूँगी कि बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, माँ का भी और सभी का, बड़ों का बहुत ध्यान रखती हैं। कभी भी वो पढ़ाई नहीं, वो अपनों से ज़्यादा अपनी है। आज का दिन हमारे लिए अकल्पनीय दिन था। सेंट थॉमस स्कूल को मैं मैनपुरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ के फादर ने बहुत प्रयास किए और इस मुकाम पे आज बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन करके इस बुक का इनॉग्रेशन कराया। वहीं मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो ने लखनऊ के फिनिक्स पलासियो मॉल में अपना नया 5G मोबाइल वीवो X70 सीरीज को लॉन्च किया। इनोवेटिव ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने भारत में X70 सीरीज के लॉन्च के साथ अपनी फ्लैगशिप X सीरीज स्मार्टफोन रेंज का भी विस्तार किया है। X70 Pro और X70 Pro Plus सीरीज में काफी ज्यादा एडवांस फीचर भी मौजूद हैं। इनबिल्ट अल्ट्रा सेंसिंग जिम्बल के साथ प्रोफेशनल ग्रेड कैमरे का अनुभव और वीवो के प्रोफेशनल इमेजिंग V1 चिप भी इसमें मौजूद है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।